अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। हालांकि के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आएगा। खजान इन दोनों को लेकर करीबी शॉपिंग मॉल आया था। इन दोनों को शॉपिंग का कहता वो खुद एक तरफ बने फूड कोर्ट में बैठ गए। उसे यूं साथ साथ फिरने से बहुत एलर्जी थी। बस आने के अंदर ये दमखम था कि वो उसे साथ लेकर ही हर दुकान पर जाती थी और जितना मर्जी टाइम लगा लेती थी, वरना खजान को वो लड़कियां जहर लगती थी जो एक चीज के लिए पूरा मॉल फिरना पसंद करती थी। मगर बदकिस्मती से बिया का शुमार भी इन लड़कियों में से ही होता था जिनको विंडो शॉपिंग का क्रेज होता था। इस्लामाबाद और मरी के मौसम के लिहाज से गर्म ड्रेसेस ही चलेंगे। बिया उसे एक ब्रांडेड शॉप पर ले आई। अपने लिए कुछ ड्रेसेस पसंद किए मगर हातमा की अदम दिलचस्पी देखकर वो खुद ही इसके लिए भी ड्रेसेस पसंद करने लगी। आप अपने लिए शूज पसंद करें, मैं जरा शॉल देख लूं। बिया उसे जूतों की शॉप की तरफ धकेलती खुद दूसरी तरफ चली गई। हातमा गायब दिमागी से वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले, क्योंकि इसके ख्याल से सब कुछ उसके पास था। वैसे भी वो शॉपिंग के मामले में कुछ सुस्त वाक़ई हुई थी। ये सोहा ही थी जो उसे शॉपिंग करवा दिया करती थी। और अगर आप मराकबे की हालत से निकल आए तो जो लेना है ले लें। कब से बेचारे आपकी तरफ देख रहे हैं। अपने पीछे खजान की आवाज़ सुनकर वह उछल पड़ी। वो खुशमगीन निगाहों से उसे देख रहा था, हाथ में एक तरफ खड़े शॉपकीपर्स को देखकर शर्मिंदगी से सर झुका के। क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है आपका? कुछ लेना है तो ले, वरना चले। खजान उसे वहीं जमा देखकर झुंझला उठा। क्या लूं? वो सादगी से बोली, जिस पर खजान हैरान रह गया। आपको नहीं पता कि आप क्या लेने इस शॉप में आई हैं? जो पसंद है ले ले और बिया को लेकर बाहर आ जाए। मैं वेट कर रहा हूँ, 2 घंटे हो गए मगर आपको अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि आपने लेना क्या है। वो खुश्क लहजे में बोलता जैसे आया था वैसे ही चला भी गया। हाथमस की पुश्त को देखती बिया की तलाश में इधर उधर घूमती दूसरी शॉप में घुस गई। तुम्हारे साथ वाली मोहतरमा किधर है अब? खाजान जो गाड़ी के पास खड़ा दोनों का इंतजार कर रहा, बिया को अकेले आते देखकर गहरा सांस भर कर रह गया। वो मुझे तो मिली नहीं, मैं तो खुद ही बाहर आई हूँ क्योंकि मेरे पास बैग ज्यादा हो गए थे। वो बैग्स गाड़ी की पिछली सीट पर रखती हुई बोली। वो तो तुम्हें बुलाने गई थी। खजान की तेवरी चढ़ी। अच्छा, मुझे तो नहीं मिली। आ जाती हैं, कहीं कुछ खरीदने लग गई होंगी। और तुम भी जल्दी से बाहर आ गए। डिनर कहाँ करवाओगे हमें? बियस की तरफ पलटी। करवा दूंगा, पहले इन मोहतरमा को तो आने दो। खजान का मूड ऑफ हो चुका था। आ जाती है, वो कौन सा यहाँ पहली मर्तबा आई है। बिया की बात पर वो फकत सर हिलाकर रह गया। उफ, ये लड़की। आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी हातमा का कोई नामो निशान नजर न आया तो खजान झुंझला कर रह गया। खजान, कॉल कर दो। बिया कुछ परेशान नजर आने लगी, जबकि खजान लंबे लंबे डग भरता अंदर की तरफ चला गया, जहां 10 मिनट बाद ही इसकी नजर हातमा पर पड़ी जो बदहवास से इधर उधर देखती चली आ रही थी। खजान पर नजर पड़ते हुए भागती उसके करीब चली आई। वो खशमगीन निगाहों से उसे देख रहा था। शुक्र है आप नजर आए, मुझे ना बिया मिली है और वो घबराई हुई बोली, और ना ही आपको बाहर जाने का रास्ता मिला होगा, है ना? बिया अपनी पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा इस मॉल में आई थी और वो बिना इस तरह की बेवकूफ़ी के आधे घंटे से बाहर मौजूद है। और आप जो मेरे साथ 3 दफ़ा इस मॉल में आ चुकी हैं, तब से अब तक बाहर निकलने का रास्ता ही तलाश नहीं कर पाए। खाजा ने तीखे चटून चतून लहजे में उसे बुरी तरह लताड़ा। आपने कहा था कि बिया को लेकर आना। हाथ में इसकी जली कटी पर रूहान सी हुई। मुझे नहीं पता था कि आपकी अक्ल सिर्फ मेरे कहे के मुताबिक ही चलती। अगर आपको 5 मिनट तक बिया नहीं मिली थी तो आप बाहर आ जाती, मैं उसे कॉल कर लेता। खजान इसके आगे चलता सुनाने से बाज नहीं आया था। हाथमा खुद को कोस के रह गई। शुक्र है आप आ गई। कहाँ रह गई थी आप? कुछ खरीदा भी नहीं है आपने? बिया उसे देखती शुरू हो चुकी थी। हाथमा उसे मुख्तसर तफसील बताती गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल कर बैठ गई। बिया के बैठने पर खजान ने गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली। ये रहा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, अब ये मत देखना कि मैं कितना खर्चा करवा आई हूँ। तुम्हारा क्योंकि मैंने हाथमा भाभी की शॉपिंग भी की और अपनी भी। एक तुम्हारी होने वाली बीवी और दूसरी भाभी। बिया के मुस्कुराते चेहरे पर दोनों ने ही निगाह चुराई थी। हाथमा ने अपनी सारी तवज्जो गाड़ी से बाहर के मनाजिर पर टिका दी थी। अगले दिन वो दोनों खजान के साथ गाड़ी में बैठी बाय रोड मरी जा रही थी। बिया बहुत एक्साइटेड लग रही थी, अलबत्ता हाथमा चुप थी और खजान नाखुश। मुझे ये समझ नहीं आती कि अचानक बाय रोड सफर करने का शौक क्यों चढ़ गया है तुम्हें। खुद तो एंजॉय करती जाओगी और मैं ड्राइव कर करके थक जाऊंगा। खाजान चिड़चिड़े लहजे में बोला। अब खाजान, तुम क्यों इतने खड़ूस होते जा रहे हो? यही तो एंजॉय करने के दिन है जो हमेशा यादगार रहेंगे। और ड्राइविंग की फिक्र मत करो, हम स्टे करते हुए जाएंगे। पिया खफकी भरे अंदाज में बोली। भाभी, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि कोई भी सफर हम सफर के बगैर ऐसे ही लगता है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि जब आप अपने शौहर के साथ इस तरह का सफर करेंगी तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी आपको, जैसे इस वक्त मैं अपने हम सफर के साथ हूँ। पिया की बात पर जहाँ आत्मा के दिल में कुछ चुभा था, वहीं खजान ने भी बेइख्तियार उसे बैक मिरर से देखा, जो फकत फीका सा मुस्कुराए थे। वैसे अगर काशान भाई भी साथ होते तो कितना मजा आता। पिया हाथमा कुकिंग अखियों से देखती बोली। हाथमा के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। वह मुश्किल खुद को कुछ कहने से रोक पाई थी। फिर बाकी का सारा रास्ता ज्यादातर बिया की सुनते सुनते ही कट गया।
वापसी पर हम इस्लाम आबाद रुकेंगे क्योंकि मेरे ननिहाल वाले यही रहते। इनसे भी मिलवाना है मुझे खजान को। बिया ने हाथमा के साथ चलते हुए उसे बताया, जिसने फकत खामोशी से सर हिला दिया। वाह, कितना अमेजिंग व्यू है। वो दोनों पहाड़ी के ऊपर बने होटल पर जब आई तो वहां से नीचे का मंजर देखती मस्मराइज हो गई। हाथमा भी पहली मर्तबा ही यहाँ आई थी। इतनी खूबसूरत जगह इसके मूड को तरोताज़ा कर गई थी। बहुत प्यारी जगह है। हातमा ने ये पहली बात पूरे दिल से कही थी और पहली मर्तबा इसने खुद को बिया की बात मानकर यहाँ आ जाने पर शाबाश दी कि आप दोनों की रूम्स की है। मैंने आप दोनों का सामान आपके रूम में भिजवा दिया है। आप फ्रेश हो जाएं फिर डिनर करें। काजा ने बिया को चाबी दी और खुद भी फ्रेश होने के ख्याल से खुद के लिए बुक करवाए कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वो दोनों फ्रेश होकर खजान की बताई जगह पर पहुंची तो उसे पहले से मौजूद देखकर उसकी टेबल की तरफ चली आई। पहले अपना अपना ऑर्डर लिखवा ले, बाकी बातें बाद में। खजान ने दोनों की तवज्जो मेन्यू बुक की तरफ दिलाई। अपना अपना ऑर्डर लिखवाने के बाद दोनों इधर उधर के मनाजिर देखने लगी। तभी बिया की नजरें पास वाले टेबल पर बैठी 3 लड़कियों पर पड़ी जो मुसलसल खाजान को फोकस किए हुई थी। बिया ने एक नजर इन पर डालकर खाजान को देखा जो अपने मोबाइल में गुम था, जैसे इसके अलावा और कोई मौजूद ही ना हो। उफ, बेचारी लड़कियां, उनको क्या पता कि इतना पत्थर दिल इंसान है कि अपनी होने वाली बीवी पर फालतू निगाह भी नहीं डालता, तो इन पर कैसे नजरें करम करेगा। बिया की बात पर हाथ मैंने न समझी थी बिया को और फिर उसकी नजरों के ताक़ुब में इन मॉडर्न लड़कियों को देखा जो अभी भी खजान को देखती उसे मुतवज्जा करने की कोशिश में थी। हातमा के चेहरे पर नागवारी दर आई जो खजान की निगाहों से पोशीदा नहीं रही थी। वो इन लड़कियों को कब से नोट कर रहा था मगर नजरअंदाज किए हुए था। वो बिया की बात को भी नजरअंदाज कर गया मगर हातमा के नजरअंदाज नहीं कर सका मगर वो हातमा का अंदाज नजरअंदाज नहीं कर सका। वो अपनी कुर्सी को घसीट कर यूं आगे लाई थी कि अब इन लड़कियों और खजान के दरमियान हातमा थे। मुझे तो फख्र महसूस होता है कि जिस पर पूरी दुनिया मरती वो मेरा है, सिर्फ मेरा। बिया की बात पर हातमा ने लब खींच कर अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया जबकि खजान इसकी बात अनसुनी करता खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया जहाँ वेटर्स मेज पर खाना लगा रहे थे। महबूबा और बीवी के रिएक्शन में फ़र्क होता है। जो बात महबूबा के लिए बाइस से फ़ख्र है वही बात बीवी के लिए जेलसी का बाइस बनती है। खासान दिमाग की इन सोचों को बुरी तरह झटकता खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। अगली सुबह वो भरपूर नींद लेकर उठी तो सुबह के 9 बज रहे थे। हाथ ने सर्दी की शिद्दत महसूस करते हुए नहाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और सिर्फ मुंह हाथ धोने पर ही इत्तफाक किया। उफ, इतनी सर्द हवा। हातमा कमरे की बालकनी में चली आई मगर सर्द हवा के झोंके ने जैसे ही इसके चेहरे को छुआ वो ठठर कर रह गई। नवंबर का महीना था, शदीद सर्दी का झक्कड़ चल रहा था। वो खिड़की बंद करती कमरे में चली आई। इस वक्त चाय की शदीद तलब महसूस करती वो कमरे से बाहर निकल आई। इनको तीसरी मंजिल पर 3 रूम्स मिले थे। आत्मा के कमरे के साथ बिया का, जबकि गाजान का रूम दोनों के कमरों के सामने था। आत्मा दोनों के कमरों के बंद दरवाजों को देखती लिफ्ट से नीचे चली आई। वाह, कितना हसीन नजारा है। सुबह का मलंगजा सा सवेरा फैल रहा था। तुलु आफताब की नरम नरम सुनहरी किरणें पहाड़ों के इर्द गिर्द घास के सब्ज मखमलीन कालीन पर जैसे गिरने को बेताब थी। कुछ बर्फीले और कुछ सरसब्ज पहाड़ इसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाने में कामयाब हो गए। हातमा मबहूस ये सब देखती बेख्तियार होटल की हदूद से बाहर आ गई। कहाँ जा रही हैं आप? अपने पीछे खजान की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह चौंक कर पलटी। वो संजीदा तासुरात लिए उसे देख रहा था। आत्मा उसे अपने सामने पाकर हैरान हुई थी कि वो ना सिर्फ जागा हुआ था बल्कि ट्रैकिंग सूट पर हुडी पहने शायद वॉक करके आया था। इधर ही वो पहाड़ से निकलती झील की तरफ इशारा करती हुई बोली, कोई जरूरत नहीं अकेले जाने की। आप तो मॉल में गुम हो जाती हैं, फिर ये तो फिर बर्फीला इलाका है। अगर कहीं फिसल कर किसी झील या खाई में गिर गई तो मैं कहाँ से ढूंढता फिरूंगा। फिर भी जाने का शौक है तो एक पेपर पर लिख कर जाएं कि आप अपनी मर्जी से इस इलाके को अपनी आखिरी आरामगाह समझते हुए इसमें ही कहीं रोपोश होना चाहती हैं। वो अपने स्पॉट लहजे में अच्छे से इसका दिल जलाता, इसके करीब से गुजरता होटल की तरफ चला गया जबकि हाथमा इसकी बातों का मतलब समझती और इसके अंदाज पर वाकतन जल कर रह गई। उसे तो किसी का दिल रखना भी नहीं आता। नहीं हाथमा, सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि अपनी इस बिया के साथ तो बहुत हंस हंस के बातें करता है। आत्मा इसकी पुश्त को देखती खुद से मुखातिब हुई फिर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करती इसके पीछे ही चली आई। आत्मा नाश्ता करके चाय से लुत्फ अंदोज हो रही थी जब इसने गाजान और बिया को एक साथ आते देखा। गाजान फ्रेश हो चुका था। इस वक्त वो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक लेदर की जैकेट में मलबूस था, जबकि बिया ब्लू जीन्स पर लॉन्ग शर्ट और ऊपर ग्रे कोट में सर पर ऊनी टोपी लिए इसकी तरफ चली आई। गुड मॉर्निंग भाभी, आपने अकेले के लिए ही नाश्ता कर लिया? बस के बिया इसके साथ ही कुर्सी खसीट कर टिक गई। मुझे लगा अभी तुम सोई हुई होंगी, हातमा ने धीमे लहजे में कहते गाजान को आते देखकर चेहरे का रुख मोड़ लिया। ऐसे करने का मकसद ये था कि वो गाजान को इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहती थी कि वो उसके थोड़ी देर पहले वाले रवैये से हट हुई है। मगर वो भी गाजान था जो एक अचटती निगाह उस पर डालता पर सुकून अंदाज में बैठ गया। कहाँ भाभी, ये गाजान जैसे पंक्चुअल बंदे के साथ रहकर आप कैसे ज्यादा देर सोए रह सकते हैं?
कब से मुझे कॉल कर करके इसने आखिर उठा ही दिया कि मैं यहाँ सोने आई हूँ या घूमने। वो मुस्कुराते ही बता रही थी, आप लोग नाश्ता करें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाथ में उठ खड़ी हुई। क्यों घूमने नहीं जाना? आज तो असल मजा आएगा। खाजान तो नहीं, मगर बेया हैरानगी से बोली, नहीं अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, आप लोग चले जाना, मैं बाद में ही चली जाऊंगी। वैसे भी इस बर्फीले इलाके में जहाँ जगह जगह फिसलन और खाइयां हैं, तुम्हें अपने हमसफर के साथ ही घूमने जाना चाहिए, जो तुम्हारा ख्याल तो रख सकेगा। और मुझे तो अभी एक पेपर भी लिखना है, इसलिए जरा टाइम लगेगा। एक जताती नजर खाजान पर डाली। वो उसकी तंज में डूबे लहजे को सिरे से नजरअंदाज कर गया। क्या मतलब था भाभी का? बियाना समझी से हाथमा की पुश्त को देखती रह गई। तुम्हें समझ नहीं आया तो इतना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, जल्दी से नाश्ता खत्म करके बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। फजान उठ खड़ा हुआ। बियनिस के जाने के बाद का शान का नंबर मिलाकर कान से लगा ली। कितने चालाक बनते हैं, खुद तो अपनी बिया के साथ घूमने का प्रोग्राम बना ले, और मेरा अकेला जाना भी हजम नहीं हो रहा। उफ फातिमा, तुम क्यों आई इनके साथ यहाँ? पल पल की अजियत से बेहतर था मैं वहीं घर पर रहकर ही कुड़ लेती। कम से कम इसको देखना तो न पड़ता। हाथमा मुसलसल बड़बड़ा रही थी और उसकी बड़बड़ाहट तब रुकी जब इसने खजान और बिया को देखा, जो किसी बात पर बहस करते आ रहे थे। इनको क्या हुआ है? वो खजान के तपे तपे चेहरे की तरफ देखते खुद से सवाल करने लगी, मगर जो ही नजर खजान के पीछे आते शख्स पर पड़ी तो वो शशद्दू रह गई। वो चेहरा काशान आफंदी का था। वो हानि से बात करता बिया की तलाश में हॉल के एंट्रेंस की तरफ आया कि बिया को वहां किसी से मुस्कुराते हुए बात करता देखकर अचंभे का शिकार होता इसकी तरफ चला है। मगर बिया से बात करते मर्द ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो काशान को देखकर एक पल के लिए ठटका जरूर था। वो काशान की यहाँ मौजूदगी तवक्को नहीं कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फाजान इसके करीब आता बराह रास्त काशान से मुखातिब हुआ। इसके अंदाज में कुछ सख्तपन था जिसे बिया तो नहीं मगर काशान ने महसूस किया था। मैंने बुलाया है काशान भाई को। दरअसल असल में ये सारा प्लान मेरा था, भाभी और भाई की सुलह करवाने की कोशिश में। मुझे यही समझ आया कि इनको अकेले में थोड़ा टाइम देना चाहिए। पिया फखर या निगाहों से खजान को देखती बताने लगी। उसे मुकम्मल यकीन था कि खजान इसके इस इकदाम की तारीफ करेगा, मगर इसके बरक खजान के अंदर नागवारी की शदीद लहर उठे, जिसे इसने बमुश्किल बर्दाश्त किया। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस मामले से दूर रहो, तो तुम फिर भी ये सब प्लान करती रही। तुम्हें इस मामले में कूदने का किसने कहा था? खाजान का लहजा तलखे लिए हुए था। बिया काशान के सामने इस इज्जत अफजाई पर सुबकी महसूस करने लगी। मैंने बिया की मदद मांगी थी खाजान। काशा ने बिया की साइड ली। तुम कब तक दूसरों की मदद मांगती रहोगे काशान? प्लीज अपने इस फैलाए हुए मसले में दूसरों को मत घसीटो। इसका नाम सिर्फ इसका ना सिर्फ लहजा स्पॉट था, बल्कि आंखों में भी नागवारी साफ देखी जा सकती थी। काशान लब भींच गया। खजान ने एक तल्ख निगाह पिया पर डाली और आगे बढ़ गया। खजान प्लीज, तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई की लाइफ ठीक हो जाए? बेयस के पीछे लपकी, क्योंकि मेरा भाई इस काबिल नहीं कि वो अपनी लाइफ को संवार सके। अगर उसे इतना ही अपनी लाइफ के खराब होने का एहसास होता तो इस तरह की हरकतें ना करता फिरता। खाजान कहता हुआ आगे बढ़ा, मगर सामने से आती हातमा को देखकर रुक गया, जिसके चेहरे के तासुरात इसकी अंदरूनी कैफियत को बखूबी जाहिर कर रहे थे, जो शायद नहीं यकीनन काशान को पाकर ऐसे थे। ओह, तो ये प्लान था आपका? बहुत खूब। मैं पागल आपको समझ ही नहीं पाई कि आप किस तरह मुझे अपने साथ यहाँ ला सकते हैं। मगर आप तो अपना भाईचारा निभा रहे थे। आप अपने भाई के लिए रास्ता हमवार करने के लिए ही तो मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं। मेरी अना, मेरी इज्जत नफ्स की धज्जियां बिखेर रहे हैं। हर रोज नए तरीके से आप मुझे बार बार इसी अजियत से दो चार करने की पूरी कोशिश करें, जिस अजियत से मैं बहुत मुश्किल से निकलने के लिए हाथ पांव मारे, मगर आप फिर वहीं से तकलीफ देने का रास्ता निकाल लेते हैं। वो सुलगते लहजे में खाजान से ही मुखातिब थे, जो उसके इल्जाम पर सख्ती से लब भींच गया था। आपके भाई ने तो सिर्फ एक दफा मेरी इज्जत नफ्स को कुचला था, मगर आप तो हर रोज मुझे मार रहे हैं। मेरी इज्जत नफ्स को हर दिन अपने पैरों तले रोंद रहे हैं, सिर्फ अपने भाई की अना की तस्कीन के लिए। इनकी बेजा जिद के लिए आप लोग मुझे अंदर से घायल करें। प्लीज मुझे इंसान समझे। मेरी जिंदगी, मुझे इतना तो इख्तियार दें कि मैं अपनी मर्जी से जी सकूं, या फिर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें, ताकि मैं इस तकलीफ और खुद तरसी वाली कैफियत से आजाद तो हो जाऊं। हाथ में फट पड़ी थी। भाभी, आप गलत समझिए सब मेरा। पिया ने वजाहत देना मुनासिब समझा। तुम जब हकीकत से वाकिफ ही नहीं तो कैसे तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी कर सकती हो? आप सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जैसे मर्जी गुजारें, मगर खुदारा मेरी जिंदगी को मजाक मत बनाए, और ना ही उसे अपने एडवेंचर के लिए इस्तेमाल करें। आप अंधी हाउस से लाकर इस दोहरे अजाब में मुब्तला करने का बहुत शुक्रिया आपका। हातमा दुरुस्तगी से इसकी बात काट कर बोली और फिर एक काटदार निगाह खाजान पर डालती अपनी कमरे की तरफ चलती, जिसके माथे की तेवरियां चढ़ चुकी थी। कशानी सारी बात के दौरान सर झुकाए शर्मिंदा खड़ा था। वो अपने जज्बातीपन पर फिर से खुद को मलामत कर रहा था। आज सिर्फ अपनी जल्दबाजी की वजह से न सिर्फ खुद अजियत में था, बल्कि हातमा को भी मुसलसल परेशान कर रहा था। वो सब जानता था, मगर फिर भी हातमा को राजी करने की चाहत में वो हर बार नए तरीके से इसके जख्मों को हरा कर बैठता था। ऑप्स, भाभी तो मेरी सोच से भी ज्यादा नाराज, बल्कि बहुत हर्ट है। आई एम सॉरी खाजान। भाभी भी तुम्हें ही कसूरवार ठहरा कर चली गई। असल कसूरवार तो मैं हूँ, जिसने ये सब सोचा, लेकिन एक नजर से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि वो अपनी भड़ास निकाल कर चली गई। अब मुझे यकीन है वो जल्द काशान भाई की तरफ मुतवज्जो होंगी।
पिया अभी भी पूरी उम्मीद थी। खाजान कुछ सख्त कहते कहते रुक गया। वो लंबी लंबी डग भरता वहां से निकल गया, जबकि बिया हस्ब मामूल काशान को तसल्लियां दिलासे देने में मसरूफ हो चुके थे। वो गहरे गहरे सांस लेती बेड पर बैठी थी। उसे रह रहकर रोना भी आ रहा था और खजान पर गुस्सा भी, कि वो सब जान कर भी इसके एहसासात की परवाह के बगैर काशान के लिए सब कर रहा था, कि इसके नजदीक इसकी इतनी सी भी अहमियत नहीं थी कि वो उसका ख्याल ही कर लेता कि वो इस सब में कितना हर्ट हो रही है। मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वो फैसला करती उठी, अपने आंसू साफ किए और अपना बैग निकाल कर इसमें अपने कपड़े रखने लगी। अगर जाने का प्रोग्राम बन गया है तो बता दे, मैं आपके लिए टिकट का बंदोबस्त करवा देता हूँ। वो खजान की आवाज पर हैरानगी से पलटी, जो बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहा। आत्मा से अपने कमरे में देखकर हैरान हुई। आप आखिर चाहते क्या है? अब इसका क्या मतलब है? पहले अपने भाई को बुलाते हैं, फिर मुझे यहाँ से जाने की ऑफर देते। आखिर मतलब क्या है आपका? ओह, कहीं यहाँ से भेजने के लिए ही तो अपने भाई को नहीं बुलाया था आपने? वो मशकूक नजरों से देखती बोली, जबकि माथे पर शक्लों का जाल बिछ चुका था। जितनी आपने फजूल जिराह करनी थी कर लिया। मेरे ख्याल में आपको ठंडे दिमाग के साथ घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। वो कहता हुआ वापस मुड़ा। हाथमा के दिमाग ने सिर्फ एक पल लिया था सोचने में, और फिर सोच के बरक्स इसके होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट चमकी थी। बात सुने, इसने एक नजर अपने कमरे से निकलते खाजान को देखा और बेख्तियार उसे आवाज दी। बोले, सुन रहा हूँ। वो वहीं खड़ा रहकर मुड़ा। हाथमा के चेहरे पर सुकून ही सुकून नजर आता था, और ये सुकून खाजान को अगले पल ही बेसुकून कर गया। मैं नहीं जा रही कहीं भी, आपके साथ आई हूँ तो आपके साथ ही जाऊंगी, वो इत्मीनान से बोली। तो बाहर मलकर जज्बात बनने का शौक या कुछ पल के लिए था? इसका तो शिद्दत पसंद होने का मुजाहरा, और अब ये सुकून क्या काशान को भिजवाने का इरादा है यहाँ से? खजान ने तंज से कहा था। वो दिलकशी से मुस्कुराती सरनफी में हिला गई। खजान इसके पल में तोला, पल में माशा वाले रवैये से कुछ उलझन का शिकार हुआ। वो कुछ देर पहले की हाथमा से बिल्कुल बरक्स थी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्या जरूरत इनको यहाँ से भिजवाने की? या मेरा क्या ताल्लुक इनसे? मेरा ताल्लुक आपसे जुड़ चुका है, तो मैं क्यों इनको देखकर या इनके आने पर एतराज करूं, जबकि वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। वो अपने बैग से कपड़े निकालती बोली। खाजान के लिए उसे समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर इतनी जल्दी इसकी काया पलट की वजह क्या थी। अब क्या नया ड्रामा शुरू करने लगी हैं आप? इसके इस्तफसार पर हातमा के लब मुस्कुराने के अंदाज में फैले। ड्रामा नहीं, असल हकीकत से आपको और आपके भाई को रोशनास करवाने लगी हूँ, ताकि आपके भाई जितनी भी उम्मीदें मुझसे लगा कर बैठे हैं, वो फकत इनकी खुद की पाली हुई खुश फहमियाँ हैं। मैं हातमा खजान हूँ और यही हवाला मेरी पहचान बनेगा। वो अपने दो टोक अंदाज में बोलती उसे बहुत कुछ पावर करवा चुके थे। खजान को अपने गिर्द खतरे की घंटी बजती महसूस लगी थी। वो कमरे से बाहर निकलती हातमा के पीछे गया। मकसद उसे रोकना और उससे सबसे बाज रखना था। वो उस रिश्ते के लिए लड़ने की कोशिश कर रही थी जिस रिश्ते की खजान की नजर में कोई अहमियत ही नहीं थी। आप कहाँ जा रहे हैं काशान साहब? हातमा की आवाज न सिर्फ उसके पीछे आते खजान को चौंका गई, बल्कि बिया के साथ अपना बैग लेकर जाते काशान को भी साकित कर गई। वो एक झटके से इसकी तरफ पलटा और सीने पर दोनों हाथ बांधे पुरसुकून अंदाज में इसकी तरफ मुतवज्जा थी। अब अगर आ गए हैं तो एंजॉय करके जाएगा। मेरी वजह से आप अपना ट्रिप खराब मत करें, क्योंकि मुझे भी ये महसूस हुआ है कि मैं क्यों किसी अनजान के लिए अपना ट्रिप खराब करूं और अपने शौहर को नाराज करूं। अब आपको तो पता होगा कि हम सफर के बगैर मरी घूमने का मजा कहाँ आता है, क्यों बिया? वो मुस्कुराती नजरों से सबके हैरान चेहरे देखती हुई आखिर में बिया से मुखातिब थी। बिया इसकी बातों के पीछे छुपे मतलब से कथन अनजान मुस्कुराती थी। बिल्कुल, शुक्र है आपका गुस्सा उतरा, वरना हम सब तो परेशान ही हो गए थे। चले काशान भाई, आपकी सुन ली गई है। वह जोशीले लहजे में बोलती काशान की तरफ मुड़ी, जो उस तरह अंदाज में अपने लब दबा रहा था। उसे अपने सामने लगी हाथ में नजर आई थी। वो इस बात से हकीकतन परेशान हो चला था। काशान ने खामोश नजर खाजान पर डाली, जो इस सूरत हाल से परेशान नजर आ रहा था। रात को डिनर पर मिलते हैं, वो बिया से कहती हूँ। खाजान के करीब से गुजरी, मगर गुजरते हुए इसने खाजान की तरफ एक फातिहा मुस्कुराहट उछाली। उसे खाजान ने खश्मगीन निगाहों से देखा था। देखा खाजान, तुम मुझसे नाराज हो रहे थे, मगर मेरी छोटी सी काविश ने कैसे सब ठीक कर दिया है। वो हातमा की पुश्त को घूर रहा था, जब बिया की आवाज पर इसकी तरफ बरहमी से पलटा। ये जो तुम्हें ठीक नजर आ रहा है, यही सब गलत है, और एक दिन तुम मानोगी कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी। वो नपीतुल अल्फाज में कहता वहां से चला गया, जबकि बिया ना समझी से उसे देखती रह गई। हातमा ने अपने कमरे में ही डिनर किया था। वो थोड़ी सी चहलकदमी के ख्याल से होटल के एक तरफ बने लॉन में चली गई, जहां लगी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में वो एक तरफ बने बेंच पर बिया और खाजान को बैठे देखकर वहीं से वापस हो गई। मगर आगे से आते काशान को देखकर वो पलट गई थी। अब इसका रुख खाजान और बिया की तरफ। आइए भाभी, आपने डिनर पर हमें ज्वाइन ही नहीं किया। चले अब वॉक करें हमारे साथ। पिया की बात पर हाथमा ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए खजान की तरफ देखा, जो अपने मोबाइल में इस तरह मसरूफ था जैसे इसके सिवा वहां कोई और मौजूद ही नहीं। हाथमा जानती थी अंदाज सिर्फ इसके लिए है, इसलिए खामोशी से बिया की तरफ मुतवज्जा हुई। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी काशान भाई, मेरा और खजान का मूड माल रोड जाने का था। अब आप और भाभी भी हमारे साथ चले। बिया काशान को आता देख कर बोली। वेल, चलते हैं। काशान ने खुशदिली से हामी भरी।
चलो काजान, पिया काजान से बोली तो वो उठ खड़ा हुआ। हातमा ने पहले तो इनकार का सोचा, मगर फिर काजान का ख्याल करती साथ चलते। कल नाश्ता करने के फौरन बाद हम सब ने नथिया गली जाना है। फिर इसके बाद हिल्स देखने चलेंगे, वहां मेरे मामू का घर है, हम उधर ही रुकेंगे। इसके बाद बाकी की सब जगह भी देखेंगे, क्योंकि बस 2 दिन है मेरे पास, फिर मैंने इस्लामाबाद चले जाना है। बिया इनके साथ चलते अपना प्लान बताने लगी। काशान इसकी ननिहाल की फैमिली के बारे में दरियाफ्त करने लगा, जो कि इस्लामाबाद में ही रिहाइश पजीर थे। इसलिए बिया ने वापसी में इनके साथ लाहौर जाने के बजाय इस्लामाबाद में ही रुक जाना था, और ये बात हातमा को अच्छी लगी थी। वो खामोशी के साथ सड़क के एक तरफ बने फुटपाथ पर चल रही थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे, मगर ये रोड ऐसे जगमगा रहा था जैसे सुबह को टाइम हो। हल्की हल्की बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते लोग कुदरत के हसीन मंजर अपने मोबाइल में कैद किए जा रहे थे। कुछ लोग रोड के दूसरी तरफ बने रेस्टोरेंट में चाय और कॉफी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। लोगों को आते जाते देखकर अपने ख्यालात का इजहार करते वो एंजॉय कर रहे थे। हातमा भी अपनी गर्म शॉल को अच्छे से अपने गिर्द लपेटती अपने एक गिर्द से बेनियाज खुद में गुम हो चुकी थी। वो अपनी मौजूदा और आइंदा जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि कब इन सब फिक्रों से आजाद होकर पुरसुकून जिंदगी जिएगी। देहान किधर है आपका? इससे पहले कि वो अपनी बेनियाजी में साथ आती गाड़ी से टकराती, खजा ने फुर्ती का मुजाहरा करते उसे अपनी तरफ खींचा था। हाथ मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, वो बेख्याली में चलती सड़क के दरमियान में आ गई थी। काशान और बेजू किसी बहस में उलझे आगे निकल गए थे। वो भी हैरानगी से पलटकर खाजान और उसके बाजू के साथ लगी हातमा को देखते करीब आ गए। हातमा सबके मुतवज्जो होने पर खपत का शिकार होती इससे अलग हुई। ओ शुक्र है आप ठीक हैं आत्मा भाभी। बिया के पूछने पर फकत सर हिला गई। हातमा का हाथ अभी तक खाजान के हाथ में था, जिसे बिया ने गौर से देखा था, और इसी के देखने पर खाजान ने इसका हाथ छोड़ा था। काशान भाई, आपको भाभी के साथ चलना चाहिए। इनका हाथ थाम कर प्यार भरी बातें करें ताकि वो भी इंजॉय कर सके। खाजान, तुम मेरे साथ चलो अब। बिया ने खाजान का हाथ पकड़ा और आगे चलते हातमा ने जलती आंखों से देखा था। वो आगे चलते खाजान और साथ हाथ पकड़े बिया से गायब होती चल पड़ी। सड़क टूटी होने की वजह से दरमियान में 3 फीट की गहराई में गड़ा था। एक चीख के साथ इसका पांव इस 3 फीट की गहराई वाले गड्ढे में पड़ा, और पांव मुड़ने की वजह से वो संभल न सकी, जिसका नतीजा ये था कि वो मुंह के बल गिरी थी। काशान, जो उससे चंद कदम पीछे था, लपक कर आ गया, मगर तब तक वो जमीन पर पड़ी थी। काजान और पिया ने हाथ में की चीख एक साथ सुनी थी। काजान अपना हाथ एक झटके से बिया से छुड़वाता भाग कर इसके पास आया और उसे बाजू से थाम कर खड़ा किया, मगर इसके पाँव में शदीद दर्द की लहर उठी तो वो कर रहा उठी। मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, वो रूहान से लहजे में बोली। एक तो तकलीफ और ऊपर से गिरने की शर्मिंदगी इसकी आंखों में आंसू ले आई थी। काजान ने नहायत करीब से उसे देखा, एक लम्हे को दोनों की नजरें टकराई थी। एक तरफ दुख और तकलीफ का गहरा एहसास, चलकती आंखें, और दूसरी तरफ फिक्र और तशवीश के साथ साथ कोई और जज्बा भी था, जिसे महसूस करके इसके आंसू में मजीद रवानी आ गई। लगता है पैर में मौज आ गई, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। काशान ने लब कुशाई की, जिस पर दोनों एक साथ कशान और बिया को देखा था। बिया की आंखों में अगरचे हातमा की तकलीफ पर दुख का एहसास था, तो साथ एक सर्द सा तासुर भी उभर आया था, शायद दोनों की इस कदर नजदीकी पर, क्योंकि हातमा इस वक्त बिल्कुल खजान के सहारे खड़ी थी। खजान ने इसकी कमर में हाथ डाले उसे सहारा दिया हुआ था। पाँव मुड़ने की वजह से मोच आ गई, इनसे तो चला भी नहीं जाएगा। काशान भाई, आप गाड़ी लें और भाभी को वापस होटल ले जाओ ना, डॉक्टर को दिखाएं। बिया की बात पर काशान ने इस बात में सर हिला दिया। रहने दो काशान, 5 मिनट की तो मुसाफत है। तुम पहले गाड़ी लेने जाओगे, फिर लेकर आओगे। तब तक की तकलीफ से रोती रहेंगी, मैं ले जाता हूँ। तुम बस होटल से डॉक्टर का पता करके रूम में भिजवा देना। खजान ने कहते हुए अपने साथ लगी हातमा को देखा, और अगले ही पल वो उसे अपने बाजू में उठाता मजबूत कदम रखता आगे बढ़ गया। यह एहसास के बगैर कि इसके इस अमल से पीछे रह जाने वाले दोनों वजूद साकित रह गए थे। वो सीधा उसे इसके कमरे में लेकर आया था। हातमा तो अपनी तकलीफ भूल कर इसकी गुर्बत के शहर में खो गई थी। वो खाजान की समल पर पहुंच के रह गए थे। खाजान ने उसे अपने मजबूत बाजू में यूं एहतियात और नरमी से उठाया हुआ था, जैसे वो कोई कांची गुड़िया। हातमा के दिल ने उसे करीब पाकर एक बीट मिस की थी। इसके दिल की धड़कनों का शोर था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। क्या बहुत दर्द हो रहा है? खजान उसे नरमी से बेड पर बिठाकर तशवीश से पूछता। हातमा को खुशी से निहाल कर गया। नहीं, पूनम लहजे में इतना ही बोल पाई। खजान ने इसके पाँव को देखा, जो बहुत सुर्ख हो चुका था। एक तरफ से स्किन उतरी हुई थी। खाजा ने बेख्तियार दिल को मसला था, जो उसकी इतनी सी तकलीफ पर बेचैन हो उठा था। तभी बिया और काशान कमरे में दाखिल हुए, साथ एक डॉक्टर भी था। हातमा ने काशान और बिया के बुझे चेहरों को बड़े गौर से देखा था। वो दिल ही दिल में मुस्काई थी। उसे अपने पाँव पर टूट कर प्यार आया था, जिसने उसे इतने हसीन पल नवाज दिए थे। परेशानी वाली बात नहीं है, गोश्त के फटने से पाँव में तकलीफ हो रही है। 1-2 दिन के रेस्ट से चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। आपने ये क्रीम पाँव पर लगानी है और दर्द के लिए मेडिसिन, जो गर्म दूध के साथ लेनी है। डॉक्टर ने खाजान को मेडिसिन दी और चला गया। पिया ने आगे बढ़कर मेडिसन खाजान के हाथ से ले ली, जिस पर खाजान ने चौंक कर बिया की तरफ देखा था। शायद अब उसे बिया की मौजूदगी इसके एहसासात का ख्याल आया था कि वो बिलाशुबा खाजान के इस रवैये पर हैरान हुई थी। आप लोग जाए, मैं भाभी को मेडिसिन खिला दूंगी, बल्कि काशान भाई आप आज रात भाभी के रूम में ही रुक जाएं। इनको आपकी जरूरत है। खजान ने देवर होने का हक अदा कर दिया। अब आप शौहर होने का हक अदा करते, इनके साथ रहे और इनका भरपूर ख्याल।
बिया ने अपने दिलो दिमाग में पनपने वाले वसवसों को झटकते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मगर इसकी बातों पर कमरे में मौजूद तीनों के चेहरे पर अलग अलग तासुरात उभरे थे। काशन जहां अजियत से लब काट रहा था, वहीं खाजा ने बेख्तियार अपनी मुट्ठियां भींचकर जैसे इस बात को बमुश्किल अपने हलक से उतारा था। उसे बिया की ये बात शदीद नागवार गुजरी थी, मगर उसने फकत खामोशी इख्तियार करना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ हाथमा ने नापसंदीदगी से बिया को देखा, जो उस वक्त उसे जहर लग रही थी। बहुत शुक्रिया बाप, सब लोग जा सकते हैं। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। हाथमा के स्पॉट लबो लहजे पर काशान ने एक पुरशिकवा निगाह से उसे देखा और उसके कमरे से निकल गया। बिया भी हाथमा के तेवरों को देखती उलझन का शिकार होती खजान के पीछे कमरे से निकली थी। पता नहीं कब से जान छूटेगी। हाथमा फकत बड़बड़ा कर रह गई। अगली सुबह हाथमा की आंख 9 बजे खुली थी। शायद मेडिसन का असर था कि वो इतनी देर तक सोती रही थी। हाथमा ने कंबल प्रे किया और पाँव बेड से नीचे रखते हुए पाँव पर अपना पूरा वजन डालकर उठी तो वो कर्राह कर रह गई। वो बेड पर ही बैठ गई। इसने अपने पाँव को देखा जिसमें सूजन हो चुकी थी। रात को मेडिसिन खाने और पाँव पर क्रीम लगाने से तो वो रात भर महसूस ही नहीं कर पाई थी कि इसके पाँव पर चोट आई है। इसीलिए बेदहानी में पैर नीचे रखती वो सारा वजन पाँव पर डाल गई थी। उफ, क्या करूं। हाथमा ने एक नजर बंद दरवाजे को देखा। अब उसे वॉशरूम जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत। इसने मोबाइल उठाकर अपने फोन में मौजूद खाजान का नंबर डायल किया। इसका नंबर हानिस के मोबाइल में सेव कर गई। यस, खाजान स्पीकिंग। खाजान की भारी मर्दाना आवाज एक पल को हाथमा का दिल धड़का गई। एनीबॉडी से खाजान इसके नंबर से बिल्कुल अनजान था। इसने दूसरी तरफ की मुसलसल खामोशी से शायद झुंझला सा गया। मुझे काम था एक। हाथमा खुश लबों पर जबान फेरती आखिर बोल ही पड़ी, जिस पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हाथमा नहीं जानती थी कि खाजान ने उसे पहचाना है कि नहीं, क्योंकि खाजान और इसकी ये फोन पर पहली बात। जी फरमाइए। दो पल के वक्फे के बाद फकत यही बोला गया। इससे हाथमा कुछ अंदाजा न कर पाई कि वह पहचान चुका है या नहीं। कुछ नहीं, वो एकदम बोलती कॉल काट गई। उफ, एक गहरा सांस भरती वो मोबाइल वापस रख चुकी थी। न जाने क्यों उसे कमरे में आने का कह ना पाई थी। हालांकि आजकल हाथमा काफी पुरएतमाद होकर इससे बातचीत करने लगी थी, मगर कॉल पर उसे कमरे में आने का कहना उसे कुछ अजीब लगा था। हाथमा हिम्मत करो, वो खुद से कहती, फिर से पाँव नीचे रखती उठने की कोशिश करने लगी। तभी दरवाजे पर खटका और आने वाला एक पल को उसे साकित कर गया। खजान ढीले से सियाह ट्राउजर और नाइकी की ब्लैक हुडी पहने इसके करीब आ गया था। वो इसके यूं आ जाने पर हैरान ही तो रह गई। पाँव कैसा है आपका? एक तरफ पड़ी कुर्सी को घसीट कर इसके करीब करके वो इस पर टिक गया और बगौर इसके पाँव को देखा। बेहतर है, हाथमा ने हौले से जवाब दिया। खजान ने उसके झुके सर को देखा, फिर उसकी नजरें इसके सरापे से उलझी और कुछ ऐसा जो खजान का दिल एक लम्हे को डगमगा गया। इसने अपनी नजरें फेर ली। मुझे फ्रेश होना है, हाथमा ने नजरें चुराते हुए कहा था, जिस पर खजान अपनी जगह से उठा और पास आकर उसे बाजू से पकड़कर अपना सहारा देते खड़ा किया। फिर उसकी कमर में हाथ डालता उसका सारा वजन खुद के ऊपर डाल गया। हाथमा इस कदर नजदीक पर लाल सुर्ख होती इसकी तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। वो कोई एहसास अखज न कर पाई। उसे वॉशरूम के अंदर तक छोड़कर वो बाहर आकर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर गया। वो बेड पर बैठता इसकी पुकार का इंतजार करने लगा। खजान ने बेड पर पड़ा हाथमा का दुपट्टा बेख्तियार अपने हाथ में लिया। कुछ गलत हो रहा है। दुपट्टा छोड़ता वो जल्दी से खड़ा होता, जैसे इस एहसास से पीछा छुड़वाने लगा जो अब दिन रात उसे बेचैन किए हुए था। खजान हाथमा की पुकार पर वो उसके पास गया और उसे वैसे ही सहारा देता बेड तक लाया। बेड पर बिठाकर वो उससे कुछ कहने को मुड़ा, मगर इस पर नजरें पड़ते ही जैसे सारे अल्फाज मुंह में रह गए। जो बगैर दुपट्टे के बेनियाज से बैठी थी, मुंह धोने की वजह से पानी इसकी गर्दन को अच्छी तरह भिगो चुका था। फिटिंग वाला सूट जिसका गला कुछ कह रहा था, ये सूट बिया ने अपने अंदाजे से लिया था, जिसको हाथमा ने कल रात पहन लिया था। अब उस चीज से यकसर अनजान थी कि इसका न सिर्फ दुपट्टा गायब था, बल्कि इसका सरापा किसी के लिए एक मुश्किल इम्तिहान बन चुका था। मैं आपका नाश्ता भिजवाता हूँ। खजान गहरा सांस भरता बिना उसे देखे बोला। दरवाजे के पार से बिया और कशान की आवाज सुनता हुआ वापस पलटा और बैठ के एक तरफ बड़ा इसका दुपट्टा उठाकर इसकी गोद में फेंका। शायद दुपट्टा शायद ओढ़ने के लिए होता है। आज के बाद मैं आपके बदन पर ये लिबास ना देखूं। वह कड़े तेवर लिए उसे देखने लगा, जो उसकी बात पर खफीफ होती इसकी नजरों के ताक़ुब में खुद की तरफ देखती गड़बड़ाती हुई दुपट्टा उड़ गई। वो शर्म खिफत से सुर्ख पड़ गई थी। इसकी नजरें शर्म से उठ न सकी और सही मानों में शर्म से पानी पानी हुई थी। वो एक भरपूर नजर इसके झुके सर पर डालता कमरे से बाहर निकल गया। वो हाथमा के कमरे से निकलता भी कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था कि बिया की आवाज पर रुका, जो उसकी जानिब ही चली आ रही थी। नाश्ता कर लिया तुमने खजान? वो उसके करीब आ चुकी थी। नहीं, खजान ने सर नफी में हिलाया। ओ, मुझे लगा तुमने हाथमा भाभी के साथ नाश्ता कर लिया होगा, क्योंकि तुम इनके रूम में गए थे। बिया का लहजा और कच्चा सादा था, मगर अंदर अंदाज कुछ जताने वाला था। खजान ने फकत एक नजर देखा था। तुम्हें कुछ काम है मुझसे? अगर नहीं तो क्या मैं अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाऊं? वो स्पॉट लबो लहजे में बोलता बिया को हैरान कर गया। क्या बात है खजान, तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? इसने गौर से देखा। खजान के चेहरे पर कहीं नागवारी का तासुर था, जैसे उसे बिया की बात या ये सवाल अच्छा नहीं लगा था। मैं रूड नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुम ऐसे रास्ते में रोक कर
मुझसे सवाल जवाब करने लगोगी तो मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगेगा, वो रूखे लहजे में बोला। मैं सवाल जवाब नहीं कर रही हूँ, बस ये कहना कहा है कि मुझे लगा तुमने नाश्ता हातमा भाभी के साथ कर लिया है। मेरे ख्याल में इसमें गुस्से वाली तो कोई बात नहीं। दूसरा, तुम काशान भाई को इग्नोर कर रहे हो, बजाय इन दोनों मियाँ बीवी को बहाने से इकट्ठा करने के तुम खुद हातमा भाभी की हेल्प कर रहे हो। पिया जो मुसलसल दोनों 2 दिनों से सब नोट कर रही थी, खुद को कहने से रोक ना पाई। खजान ने गहरा सांस लेते उसकी तरफ सवाली निगाह से देखा, जैसे वजाहत मांग रहा हो। मेरे ख्याल में तुम्हें कल रात को भाभी को यूं उठाना नहीं चाहिए था। काशान भाई का चेहरा जब से सुर्ख हो गया था। इनको तुम्हारे इकदाम जरा अच्छा नहीं लगा। अरे जब शौहर मौजूद थे तो तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी? बल्कि अगर यही काशान भाई करते तो दोनों की दूरी कुछ तो कम होती, और अब भी तुम इनकी हेल्प के लिए रूम में गए। ये सब काशान भाई को करना चाहिए था। मुझे मालूम है कि भाभी काशान भाई की बातों से बहुत हर्ट हुई है, इनके शक की वजह से बहुत गहरे सदमे में थी, इसलिए इनको इग्नोर कर रही है। मगर मैं ये ट्रिप सिर्फ इनके लिए प्लान किया था, ताकि वो कुछ नजदीक आ सके। वो जैसे जैसे बोल रही थी गाजान की तैयारियां वैसे वैसे चढ़ रही थी, मगर वो लब फीचर चुप था। बड़ी मुश्किल से इसने इसकी बातों को बर्दाश्त किया। मुझे लगता है कितना कुछ काफी है, बाकी बातें बाद में, फिर मिलते हैं। खजान कहते हुए कमरे की तरफ चल दिया। बेस की पुश्त को घूरती झुला कर रह गई, जो उसके तासुरात से कुछ भी अखज़ न कर पाई थी। और दूसरा, वो बिना उसकी बातों का कोई सोल्ड रीजन दिए चला गया था, जो उसे परेशानी में मुब्तला करने के लिए काफी था। आज इनकी मरी में आखिरी रात थी। वो लोग मरी हिल्स की तरफ जा रहे थे, ताकि वहां से ही सीधा घरों को जाया जाए। हाथ में जिसका पाँव कुछ ठीक हो गया था, वो भी सिर्फ इस नियत से साथ चली आई कि यहाँ से उन्होंने लाहौर की फ्लाइट लेनी थी, जबकि बिया को सुबह उसके मामू ने लेने आना था। आपके पाँव की वजह से कल का हमारा दिन मिस हो गया। मैं और खजान नथिया गली गए थे, मगर आपका ख्याल करते जल्दी वापस आ गए। इसलिए आज का दिन भरपूर इंजॉय करना है। यहाँ मेरे मामू का रिजॉर्ट है, हम वहाँ भी जाएंगे। मामू ने कह दिया वहाँ के वॉचमैन से, वो हमें कीज दे देगा। पिया हातमा के साथ हल्के फुल्के लहजे में गपशप कर रहे थे, जिसका हातमा सिर्फ हाँ में जवाब दे रही थी। फिर अगले 20 मिनट में वो लोग मरी हिल्स पर थे, जहाँ के खूबसूरत मनाजिर हर एक को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। भाई आप भाभी का हाथ पकड़े ना, इनसे चोटी पर बगैर सहारे चलना मुश्किल होगा। वो लोग आगे पीछे बर्फ के पहाड़ पर चढ़ रहे थे कि हातमा को आहिस्ता आहिस्ता चलते देखकर बिया बोले बगैर ना रह सकी। इसकी बात पर गाजान ने पलट कर देखा। हातमा ने जल्दी से बिया को इनकार किया था। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हातमे की सफर चढ़ जवाब पर कशान दिल महसूस कर रहा है, जबकि गाजान खामोशी से आंखें भर गया। हातमा इन तीनों को छोड़कर खुद एक तरफ बने बेंच पर आकर टिक गए। इसका इरादा अब और ऊपर जाने का बिल्कुल नहीं था। वो यहाँ तक ही थक चुकी थी। दूसरा, उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। इसने गर्म सूट के ऊपर स्वेटर और ऊपर कोट पहना हुआ था, मगर फिर भी ठंड से इसके दांत बजने लगे थे। बिया ने उसे साथ चलने का कहा था, मगर वो सहूलत से इनकार करती मोबाइल निकाल कर कुदरत के हसीन मनाजिर अपने कैमरे में सेव करने लगी। उसे यहाँ बैठे आधा घंटा हो गया था। जहाँ वो बैठी थी वो राह गुजरती, वहां से सब टूरिस्ट गुजरते ऊपर जा रहे थे। हाथ में बर्फबारी से बचने के लिए उठकर कुछ कदम के फासले पर मौजूद दरख्त के नीचे आ गई। इसका इरादा बस वापस गाड़ी में जाकर बैठने का था कि उसे खजान दिखाई दी, जो शायद नहीं यकीनन इसी की तरफ आ रहा था। हातमा को उसे देखकर अनजाने से खुशी महसूस हुई। आपको गाड़ी में छोड़ाता हूँ, क्योंकि बिया का भी मूड 1 घंटा और वहां गुजारने का है, या फिर आपको रिजर्ट छोड़ो। काजान के नरम लहजे पर वो नफी में सर हिला गई। नहीं, वहां तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मगर गाड़ी में जाकर बैठने का भी मैं भी सोच रही थी। उसे मालूम था कि खजान ये सब इसके पाँव की वजह से कह रहा है। ओके चले, या अभी इंजॉय करना है? खजान ने इसके बजते दांतों और सर्दी की शिद्दत से कांपते बदन को देखकर जैसे मुस्कुराते लहजे में तंज किया था, वो खफीफ सी हो गई। बहुत सर्दी है, पता नहीं लोग कैसे इतनी ठंड में आ जाते। आत्मा की नजरें ऊपर की तरफ जाते कपल पर टिकी थी, जिसके ताक़ुब में खजान ने भी देखा था। वो कोई नया शादीशुदा जोड़ा था। शौहर ने बीवी को अपने बाजुओं के घेरे में लिया हुआ था। खजान ने हातमा की तरफ निगाह की, जिसकी अभी भी नजरें इधर ही टिकी थी। क्योंकि लोग यही मौसम तो एंजॉय करने आते हैं। अब इन लोगों पर रोशनी डालनी है या पर चलना है? खजान के सवाल पर हातमा ने जल्दी से कदम बढ़ाए थे, मगर इसी जल्दी और बेतहानी में इसका पाँव बर्फ पर फिसला था, और इससे पहले कि वो गिरती, खजान ने उसे अपने हसार में ले लिया था। वो धक धक करते दिल के साथ पलके उठाती खजान की तरफ देखने लगी, जो नरम गरम निगाहों से उसे ही देख रहा था। वो अपनी पोजीशन का एहसास करती से अलग होने लगी थी, मगर खजान ने अगले ही पल उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठा लिया। मैं वो खजान के इस इकदाम पर हैरान हुई थी। आप इर्द गिर्द लोग देख रही हैं, इनके सामने आप गिरती अच्छी तो नहीं लगेगी। वो अपने कदम मजबूती से जमाता नीचे उतरता, उसकी तवज्जो इर्द गिर्द चलते फिरते लोगों की तरफ दिला गया, जिनको देखती हाथ पर शर्म से दौरी हुई, क्योंकि लोग बहुत दिलचस्प निगाहों से इस जोड़े को देख रहे थे। और जिस तरह लोग अब देख रहे, वो हाथ में अपना मुंह से कंधे में छुपाती बोली, मेरे ख्याल में शर्म अच्छी होती शर्मिंदगी से। वैसे भी बीवी को उसके शौहर ने ही उठाया है ना। अब पाकिस्तान में इतना तो चलता है। वो चलता हुआ अपनी आदत के बरक्स नरम और हल्के फुल्के लहजे में बोला था। हातमा तो उसके मुंह से शौहर और बीवी ही सुनकर खुशी से नहाल हो गई थी। खजान ने शायद पहली दफा उसे अपनी बीवी और खुद को उसका शौहर कहा था, वरना तो वो इस रिश्ते से ही इनकारी रहता था। खजान
نے रोड की एक तरफ अपनी पार्क की हुई सिविक के पास जाकर नरमी से उसे जमीन पर खड़ा किया था और खुद कीज से गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करके उसे बैठने का इशारा किया, जिस पर हाथमा ने सर नफी में हिलाया था। क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है? खाजान ने पूछा। जी, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। वो कहना तो चाहती थी कि आपके साथ, मगर झिझकते हुए फकत यही कह पाई। खाजान ने इसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ इस वक्त खुशी का गहरा तासुर था, जैसे इसकी दो पल की गुर्बत उसे महका गई हो। खाजान ने इसके चेहरे से बमुश्किल नजरें हटाई थी। आजकल वो खुद अपनी कैफे से अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। वो ना चाहती हुई भी हातमा के बारे में सोच रहा था, ऐसे बर्ताव कर रहा था जिससे बिया भी टटक रही थी। बल्कि ठिठक तो वो खुद भी रहा था। वो कब से हातमा को बीवी वाली अहमियत देने लगा था। मुझे वापस जाना है, आप गाड़ी की कीज पकड़े, अगर बैठना हुआ तो गाड़ी में बैठ जाएगा, और प्लीज अपने जहन के किसी भी ऊट पटांग मशवरे पर अमल करने की बजाय गाड़ी में ही रहेगा। अगर आप यहाँ खो गई तो फिर आपका मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर तक जैसे ही रात की स्याही फैलेगी, पहाड़ों के रास्ते गुमनाम हो जाएंगे। खाजान उसे बावर करता, इसके हाथ में गाड़ी की कीज थमाता वापसी को कदम मोड़ चुका था। हातमा को लगा जैसे वो अपने साथ इसका चैन सुकून भी लेके आता। वो बेसाख्ता उससे पुकार बैठे, खाजान। इसकी आवाज में कुछ था जो खाजान के कदम वहीं रुके। इसने पलट कर देखा, जो आंखों में खामोश इल्तिजाई लिए खड़ी थी। मुझे डर लग रहा है, इसकी आंखें जो कहानी बयान कर रही थी। वो मुंह से फकत यही अल्फाज निकाल पाई। खाजान ने गहरा सांस भरा और वापस आता गाड़ी की बोनट से टेक लगाए खड़ा हो गया। इतने लोगों की मौजूदगी में डर, हैरत है। वो सयाहों को आसपास चलते देखकर कहने लगा, लोगों से ही तो डर लगता है। अब एक बीवी जितना अपने शौहर के पास महफूज रह सकती, इतना लोगों के दरमियान तो नहीं ना। वो मुस्कुराहट दबाए बोली, आप इन बातों से बाज नहीं आएंगी ना? खजान ने ताज्जुब से देखा। आ जाऊंगी जब आप अपने भाई से कह देंगे कि आपको मैं बीवी के रूप में कबूल हूँ। आत्मा इसका अच्छा मूड देखकर खुद को कहने से रोक ना पाई, जिस पर खाजान के माथे की तेवरी हस्ब मामूल चढ़ गई थी। मुझे आपकी ऐसी बातें हर किस पसंद नहीं, वो बिगड़ कर बोला। आपको तो मैं भी पसंद नहीं, बस पिया पिया। इसने गुस्से में गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठते इतनी जोर से बंद किया कि पूरी गाड़ी हिलकर रह गई। खजा ने बमुश्किल इस हरकत को बर्दाश्त किया और अपना ध्यान पिया की आने वाली कॉल पर लगाया, जो उसे वापस बुला रही थी। वो लोग ब्लू पॉन्स रिजॉर्ट में आए थे, जहां पर उन्होंने डिनर किया था। हाथमा तो चल चल कर थक चुकी थी, कुछ देर आराम के ख्याल से कमरे में आ गई। उसे लकड़ी और शीशे से बना कमरा बहुत अच्छा लगा था। एक तरफ बड़े आतिशदान ने पूरे कमरे को अपनी हीट से गर्म किया हुआ था। हाथमा सुकून महसूस करती, कुछ देर के लिए कमर सीधी करने के ख्याल से सिंगल बेड पर लेट गई, और फिर कुछ ही देर में वो नींद की गहरी वादियों में उतर चुके थे। दूसरी तरफ बिया ने कशान को कोई इशारा किया था और खुद खाजान को लिए उठ खड़ी हुई थी। चलो खाजान, मुझे मामू की तरफ छोड़ दो। कशान भाई भी एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे हैं, वरना वो ही मुझे छोड़ आते। अब हमारी मुलाकात लंदन में ही होगी। बिया का शान से खुदा हाफिज बोलती खाजान से कहने लगी, ओके, तुम दूसरी मोहतरमा को भी ले आओ, तुम्हें इधर छोड़कर हम लाहौर की तरफ निकल जाएंगे। खाजान की बात पर बिया कुछ फीकी पड़ी। तुम चलो ना, इसके बाद भाभी को यहाँ से पिक कर लेना। इतनी देर वो आराम कर लेंगी, बिया टालते हुए बोली। आराम गाड़ी में बैठकर भी किया जा सकता है, मैं दो चक्कर तो लगाने से रहा। खाजान ने तरदीद की। उफ खाजान, दो चक्कर कहाँ है? 10 मिनट की मुसाफर पर तो मामू का घर है। प्लीज पहले मुझे छोड़ाओ, उसके बाद भाभी को लेकर लाहौर के लिए निकल जाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ बाय एयर चले जाना, ऑनलाइन टिकट्स करवा लेना। बिया की आखिरी बात खाजान के दिल को लगी थी। आते हुए तो बिया की वजह से उनको बाय रोड सफर करना पड़ा था, मगर आज जब वो यहाँ रुक रही थी तो उसे इतनी ड्राइविंग करने की क्या जरूरत थी। ओके चलो, खाजान के कहने पर वो खुशी खुशी के साथ चल दी। इसका प्लान कामयाब हो रहा था, जिस पर निहायत खुश थी। 10-15 मिनट के बाद खाजान ने गाड़ी इसके मामू के घर के आगे रोकी और उसे बाहर निकलने का इशारा करता खुद भी बाहर निकला। डिक्की से इसका सूट केस निकाल कर गेट के पास रखा और बेल दे दी, ताकि चौकीदार सामान अंदर ले जाए। 2 मिनट के बाद चौकीदार और बिया का कजन मास बाहर निकला, जिसे बिया के आने की खबर थी। दोनों से मिलता वो सामान अंदर भिजवाता। खाजान को अंदर आने का कहने लगा। खाजान ने नरमी से इनकार किया था। आ जाओ खाजान, मामू लोग भी तुमसे मिल लेंगे। बिया के ऑफर उसे इस वक्त इंतहाई नागवार गुजरे। फिर कभी सही, अभी तो मौसम भी खराब हो रहा है, वापसी जरूरी है। तुम हातमा भाभी की फिक्र मत करो, काशान भाई इनको हिफाजत लाहौर पहुंचा देंगे। बिया सहूलत से बोली, क्या मतलब? काशान तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। खाजान को झटका लगा। नहीं, वो भाभी के साथ ही लाहौर जाएंगे। वैसे तो मैंने इनको आज की रात रिजॉर्ट में गुजारने का ही कहा। आखिर को दोनों मियाँ बीवी हैं, जब इस तरह के हसीन मौसम में तन्हा रात गुजारेंगे तो इनके दरमियान सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी, एक दूसरे की कुर्बत से। शट अप बिया तुम, वो जो बहुत जब्त से ही सब सुन रहा था, एकदम तैश में आता धाड़ा था। बिया तो बिया, माज भी इसके इस कदर शदीद रद्दमल पर हैरान रह गया। बिया ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। तुम क्यों इतना गुस्सा करो? वो दोनों मियाँ बीवी हैं, इनको अपने मामलात को सुलझाने के लिए वक्त चाहिए, और मैंने वक्त ही तो दिया है। इसके चले जाने के बाद खजान की तरफ मुतवज्जा हुई, जो लब भींच कर उसे घूर रहा। तुमसे कितनी दफा कहूँ कि इस मामले से दूर रहो, मगर नहीं, तुमने अपनी अकल के मुताबिक ही चलना है। फिलहाल तो मैं तुमसे इस टॉपिक पर अब कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। वो अपनी गाड़ी के पास आया, इसका इरादा फौरन वापस जाने का। तुम इस तरह वापस कैसे जा सकते हो खाजान? तुम्हें पता है अब 9 बजे के बाद रोड ब्लॉक कर दी जाएंगे।
شدید برفباری اور دھند کی وجہ سے حادثات کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ فکر مند لہجے میں بولتی، اس کے پاس ہے، مگر اس وقت قازان کو اس کی فکر مندی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جو کر دیا ہے، بس وہی احسان کافی ہے۔ خزان کے لہجے میں ناراضگی کی جھلک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ سنے گاڑی میں بیٹھا اور دوسرے ہی پل اس کے سامنے سے زن سے بھگا کر لے گیا۔ بے اس کی ناراضگی پر پریشانی سے کتنے ہی پل وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی۔ تو میرے پیارے سے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر ہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔